राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल और तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित ब्रांच मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन टैली डॉट ERP9। हमारा एक सब्जेक्ट कोड है 6551, जिसका विषय कोड है 302। विषय का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली ERP9। इसकी यूनिट 4 के प्रथम अध्याय में आपका स्वागत है। और हम लोग जानना चाहते हैं कि जब हम टैली में GST को लागू करेंगे तो उसके पूर्व हमारा दायित्व बनता है या हमारा कार्य है कि हम आप लोग को बताएं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में से वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। GST भारत अर्थात जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया एक अप्रत्यक्ष गंतव्य आधारित ऐसा कर है जो माल एवं सेवाओं के ऐसे प्रत्येक लेन देन पे लागू होता है जो प्रतिफल के लिए होते हैं। इससे केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पे लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की गई है, जिससे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने में मदद मिल रही है। भारतीय संविधान में इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए संशोधन किया गया है। 1 जुलाई 2017 से पूर्व किसी भी वस्तु पर केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग कर लगा करते थे, लेकिन GST आने से सभी तरह की वस्तुओं पर एक जैसा ही कर लगाया जा रहा है। GST ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक देश एक कर वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। भारत में दोहरी GST व्यवस्था को केंद्र एवं राज्यों द्वारा समवर्ती रूप से अपनाया गया है, जिससे माल एवं सेवाओं संबंधी ऐसे व्यवहारों पर करारोपण किया जाता है जो प्रतिफल के लिए किए जाते हैं। उन पर दो प्रकार का करारोपण होता है, नंबर 1 CGST, नंबर 2 SGST। GST लागू होने के बाद किसी भी वस्तु और सेवा पर कर वहां लगेगा जहां उसकी पूर्ति होंगी। पूर्ति से तात्पर्य सप्लाई। सेल टैक्स अलग अलग स्तर पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल टैक्स, वेट, लग्जरी टैक्स, सर्विस टैक्स इत्यादि की जगह अब केवल GST लगता है। GST की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि किसी भी एक वस्तु पर इसकी दर पूरे देश में एक जैसी हो गई है, यानी देश के किसी भी कोने में मौजूद उपभोक्ता को उस वस्तु पर एक बराबर टैक्स चुकाना पड़ेगा। पहले राज्य अलग अलग कर लगाया करते थे, उससे वस्तुओं के दाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न हो जाया करते थे। पूर्व में जैसे ही फैक्ट्री से माल निकलता था, सबसे पहले उस पर उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी लगती थी। कई बार कई वस्तुओं पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी अर्थात अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगता है। यही माल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो राज्य में प्रवेश करते समय एंटी टैक्स लगता था। इसके बाद चुंगिया, फिर माल के विक्रय पर वेट या सेल टैक्स लगता था। कई मामलों में परचेस टैक्स भी लगता था। वस्तु अगर विलासिता से जुड़ी है तो लग्जरी टैक्स अलग से, होटलों या रेस्टोरेंट आदि में वो वस्तु उपलब्ध कराई जा रही हो तो सर्विस टैक्स अलग से। मतलब यह है कि उपभोक्ता के हाथों में पहुंचने से पहले कोई वस्तु या सेवा कई स्टेज पर कई ड्यूटीज या टैक्सेस से होकर गुजरती थी। इस तरह किसी वस्तु या सेवा के ग्राहकों के हाथों तक पहुंचने तक कई चरणों में अलग अलग रेट के कई टैक्स लग जाया करते थे। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए GST को ऐसे एकीकृत कानून के रूप में लाया गया जो माल एवं सेवा दोनों के उत्पादन से लेकर विक्रय तक पर लगाया जा सके। उत्पादन और विक्रय का अलग अलग पेंच समाप्त करने के लिए GST का सिर्फ एक आधार तय किया गया और वह है पूर्ति अर्थात सप्लाई। इसके लिए बाकायदा टैक्स कानूनों में बदलाव किया गया। गंतव्य आधारित कर व्यवस्था में निर्यातों पर शून्य करारोपण होता है, क्योंकि कर योग्य क्षेत्र भारत में उपभोग हुआ ही नहीं है, जबकि आयात कर योग्य होते हैं। भारत जैसी फेडरल संरचना वाले देश में गंतव्य आधारित सिद्धांत ही उपयुक्त है, क्योंकि
पूर्ति का विभिन्न राज्यों में उपभोग किया जाता है। जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं। जीएसटी एक मूल्य संवर्धित कर है जो माल और सेवाओं के निर्माण, विक्रय और उपभोग पर उद्ग्रहित होता है। मैन्युफैक्चरिंग के बजाय उपभोग पर टैक्स, यह टैक्स वस्तु और सेवा का इस्तेमाल करने वाले को चुकाना पड़ता है। हालांकि इसकी वसूली की जिम्मेदारी वस्तु या सेवा देने वाले पर होती है, अर्थात ये विक्रेता जब भी कोई वस्तु बेचेगा तो उसमें जीएसटी को अलग से लिख कर उसे प्रदर्शित करना होगा। जो भी खरीदार होगा उसे जीएसटी को मिलाकर पूरी राशि देनी होगी। पूर्व में सर्विस टैक्स को छोड़कर तमाम दूसरे मामलों में खरीदार को पता ही नहीं चलता था कि किसी उत्पाद पर कितने टैक्स लगे हैं। टैक्स क्रेडिट सिस्टम किसी वस्तु के निर्माण से लेकर उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचने में एक पूरी चेन होती है। वस्तुएं कई बार खरीदी जाती है और कई बार बेची जाती है। अब जीएसटी नियमों के अनुसार सप्लाई चेन में हर खरीद बिक्री पर तय टैक्स दिया जाता है। इस सिस्टम में सप्लाई चेन का हर अगला खरीदार अपने से पहले वाले विक्रेता के द्वारा दिए गए टैक्स को वापस पा सकता है। हर महीने जीएसटी रिटर्न भरने के दौरान विक्रेता टैक्स क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से अपना जीएसटी एडजस्ट कर सकता है। इसकी चौथी विशेषता है टैक्स पर टैक्स नहीं। पूर्व के सिस्टम में न सिर्फ कई अलग अलग टैक्स लगते थे, अक्सर टैक्स के ऊपर टैक्स भी लग जाते थे, क्योंकि बहुत सी वस्तुएं या सेवाएं दो या दो से अधिक तरह की कैटेगरी में आ जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जीएसटी अंतिम रूप से उपभोक्ता को ही अदा करना है। बीच में अगर किसी ने जीएसटी जमा किया है तो उसका पैसा टैक्स क्रेडिट सिस्टम से वापस यानी एडजस्ट हो जाता है। पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली एवं प्रत्येक चरण पर बिलिंग। जीएसटी की पांचवी विशेषता है कि जीएसटी में सेल्फ मॉनिटरिंग पर विशेष बल दिया गया है। सारे सौदों की जानकारी ऑनलाइन अपडेट रखनी है। हर सौदे की रसीद लेने वाले और देने वाली दोनों के पास रहनी है। दोनों अपनी अपनी रसीदों के माध्यम से टैक्स क्रेडिट पा सकते हैं। कहीं भी सौदों का मिलान ना हुआ तो ऑनलाइन ही गड़बड़ी पकड़ में आ जाती है। सौदों में जीएसटी जमा होने की जिम्मेदारी हर स्टेज पर ऊपर वाले व्यवसायी की होने से टैक्स की चेन नहीं टूट पाएगी, क्योंकि कोई भी अपने टैक्स क्रेडिट का नुकसान नहीं चाहेगा। जीएसटी की एक अंतिम विशेषता देख ली। विशेषता तो बहुत सारी है, लेकिन हम कुछ प्रमुख विशेषताओं पर बात कर रहे हैं। टैक्स रेट पर मनमानी नहीं। पहले राज्य सरकारें अपने यहाँ बिकने वाली किसी भी वस्तु या सेवा पर अपनी मन मर्जी से टैक्स लगा देती थी। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। जीएसटी के प्रावधानों में या रेट में किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे और राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। अब हम बात करते हैं भारत में जीएसटी की संरचना के बारे में। भारत में ऐसी जीएसटी व्यवस्था को अपनाया गया है जो कि केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा एक साथ करारोपण करती है, जिसमें माल और सेवाएं दोनों सम्मिलित है। जीएसटी के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों की ओर से लिए जाने वाले टैक्स को सिर्फ 3 टैक्सों में शामिल कर लिया गया। बहुत सारे जो टैक्स होते थे उनको हटा लिया गया और केवल अब 3 टैक्स प्रचलित में है। नंबर 1 है केंद्रीय माल एवं सेवा कर, अर्थात सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में सीजीएसटी। पूर्व प्रचलित केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क, सेवा कर एवं अन्य अतिरिक्त शुल्क को समाहित करके लागू किया गया है। यदि माल का लेन देन एक ही राज्य के 2 पक्षों के बीच में हो रहा है तो यह टैक्स सीजीएसटी केंद्र सरकार को देना होता है। सीजीएसटी का प्रशासन एवं संपूर्ण राशि का उपयोग केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। सीजीएसटी को कर बीजक में पृथक प्रदर्शित करते हुए संपूर्ण राशि को नियमानुसार केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कर दिया जाता है। इसका तात्पर्य क्या हो कि यदि एक ही राज्य में हमारा टैक्स लग रहा है, एक ही राज्य में वस्तु बिक रही है, एक ही राज्य में आप सेवाएं दे रहे हैं, तो जो भी टैक्स लगाया जाएगा वह केंद्र सरकार को भी देना होगा। दूसरा होता है राज्य माल एवं सेवा कर, जिसे हम कहते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राज्यों में प्रचलित स्टेट वेट, प्रवेश कर, चुंगी, विलासिता कर, मनोरंजन कर आदि को प्रतिस्थापित कर एसजीएसटी को लागू किया गया है। यदि माल और सेवाओं के पूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता की स्थिति
एक ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की होती है तो उसको माल या वस्तुओं की स्थानीय पूर्ति अथवा राज्य के अंदर पूर्ति कहा जाता है। इस प्रकार माल का लेन देन एक ही राज्य के दो पक्षों के बीच में हो रहा है तो यह टैक्स एसजीएसटी राज्य सरकार को देना पड़ता है। एसजीएसटी का प्रशासन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। देय एसजीएसटी की वसूली एसजीएसटी एवं आईजीएसटी में उपलब्ध क्रेडिट से की जा सकती है। जैसे राज्य होते हैं वैसे हमारे संघ शासित प्रदेश होते हैं, वहां पे लागू होता है संघ शासित प्रदेश गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे कहते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी यूजीएसटी। यूजीएसटी भारत के संघ शासित प्रदेशों में लागू होता है, यह स्टेट जीएसटी के समान होता है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरा कर, एकीकृत माल एवं सेवा कर, जिसे कहते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यदि माल और सेवाओं की पूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता की स्थिति दो विभिन्न राज्यों, दो विभिन्न संघीय प्रदेशों या किसी राज्य या संघीय प्रदेश में होती है तो उसको माल सेवाओं की अंतर्राज्यीय पूर्ति कहा जाता है। इस तरह माल का लेन देन अगर अलग अलग राज्यों के दो पक्षों के बीच में हो रहा है तो यह टैक्स केंद्र सरकार को देना होता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को देखने के बाद इसको हम समझते हैं कि टैक्स का सेटअप होता कैसा है। आप कोई भी सौदा करते हो उस पर टैक्स लगता है। मान लेते हैं मध्य प्रदेश के दो व्यापारी हैं और वे आपस में माल का क्रय और विक्रय कर रहे हैं, तो इस दशा में मान लेते हैं 10 लाख रुपए का कोई सौदा हुआ है तो उस पर 10% का टैक्स दर है, तो 90,000 रुपए का टैक्स लगेगा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विभक्त हो जाएगा। मतलब इसमें टैक्स की दर यदि 18% है तो वह 9% केंद्र सरकार का और 9% राज्य सरकार का होगा। अब मान लेते हैं मध्य प्रदेश का कोई व्यापारी है और वह यूपी के किसी व्यापारी से माल परचेज कर रहा है, तो उस समय जो कर लगेगा वो लगेगा आईजीएसटी। 10 लाख रुपए की खरीद पर 18% जीएसटी 1,80,000 रुपये देय होता है। यह संपूर्ण राशि केंद्र सरकार को देय होंगी। तो इस एग्जाम्पल को आप लोग याद रखिए। अब हम बात करते हैं पंजीयन। जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। यदि आप पंजीयन कराते हैं तो ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। फिर कंपोजिशन योजना भी होती है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी में जो भुगतान करने के लिए कर योग्य व्यक्ति द्वारा देय होता है, इसलिए छोटे व्यवसायियों के लिए करों के भुगतान और लेखांकन की सरल प्रणाली निर्धारित की गई है, जिसे कंपोजिशन उद्ग्रहण व्यवस्था कहा जाता है। टैक्स का पूरा सेटअप देखने के लिए, टैक्स कैलकुलेशन, इनपुट टैक्स रेट देखने के लिए जीएसटीएन कॉमन पोर्टल बनाया गया है, जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क कहते हैं। इसकी वेबसाइट है www.gst.gov.in। इसका प्रबंधन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क द्वारा किया जाता है, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, कर विभागों, पेशेवरों, करदाताओं के मध्य अंतर संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। और जीएसटी का क्षेत्र, जैसा कि आप जानते हैं, यह संपूर्ण भारतवर्ष पर है। संपूर्ण भारत के जो व्यक्ति है और व्यवसाय होते हैं उन पर यह लागू होता है। अब जब हम बात करते हैं पंजीयन की, तो पंजीयन कराने के लिए पहला नंबर पे आता है अनिवार्य पंजीयन। यदि किसी पूर्तिकर्ता या सप्लायर अर्थात माल अथवा सेवाओं की सप्लाई करने वाली व्यक्ति या संस्था की आय निर्धारित सीमा से अधिक होती है तो उसे अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होता है। जीएसटी परिषद की 10 जनवरी 2019 को आयोजित 32वीं सभा के निर्णय के अनुसार यदि किसी माल के आपूर्तिकर्ता का सकल विक्रय किसी वित्तीय वर्ष में 40 लाख रुपए से अधिक हो जाता है और सेवाओं के मामले में 20 लाख से अधिक हो जाता है तो उसे उस राज्य में पंजीयन कराना होगा।
यदि आपका व्यवसाय विशेष श्रेणी के राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो यह सीमा माल के संबंध में 20 लाख और सेवाओं के संबंध में 10 लाख रुपए तक सीमित होंगी। दूसरा प्रकार का पंजीयन होता है ऐच्छिक पंजीयन। ऐसा व्यक्ति जो अनिवार्य पंजीयन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अनिवार्य पंजीयन मतलब यदि आपकी सीमा 40 लाख रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर है और यदि सेवाओं के संबंध में 20 लाख से है तो आपको अनिवार्य पंजीयन कराना होता है, अन्यथा आप ऐच्छिक पंजीयन भी करा सकते हैं। पंजीकृत व्यक्ति पर लागू जीएसटी विधान के सभी प्रावधान ऐसे व्यक्ति पर पंजीयन के बाद प्रभावी होते हैं। फिर तीसरा होता है विभाग द्वारा पंजीयन। यदि कोई व्यक्ति जो पंजीयन कराने के लिए उत्तरदायी है और वो अपना पंजीयन नहीं कराता तो विभागीय अधिकारी ऐसे व्यक्ति के पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी सर्वे के दौरान समुच्च अधिकारी पंजीयन के लिए इस प्रकार यदि किसी से सर्वे, निरीक्षण, पूछताछ, अनुसंधान के दौरान समुच्च अधिकारी यह पाता है कि पंजीयन के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति द्वारा पंजीयन के लिए आवेदन नहीं किया गया है, तब समुचित अधिकारी अस्थायी आधार पर पंजीयन का आदेश जारी कर सकता है। तो ये हमने देखा कि जीएसटी क्या होती है। सिंपल सा तरीका है कि जब भी कोई कर लगेगा तो वह कर यदि एक राज्य के भीतर के सौदों पे लग रहा है तो उसका आधा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार को देना होगा। नंबर 2, यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं का सप्लाई हो रही है तो वहां पर लागू कर आईजीएसटी कहलाएगा और उसके संपूर्ण राशि केंद्र सरकार को हमें देनी होंगी। अब सरकार ने अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग करों की दर घोषित की हुई है, उसके आधार पर हमें करों की गणना करना है। अंतरराज्यीय सप्लाई की स्थिति में हमको आईजीएसटी निकालना है, लेकिन अंतर प्रांतीय मतलब एक राज्य की सप्लाई के अंतर्गत हमको जो भी देय कर होगा उससे आधा आधा विभाजित कर देना है। पंजीयन की बात हो रही तो पंजीयन के लिए मुख्यतः आप 2 चीजें याद रखिए कि एक तो अनिवार्य पंजीयन जिसमें हमको कंपलसरी पंजीयन करना है। नंबर 2 होता है हमारा कंपोजिशन स्कीम। अब बात आती है कि जिस व्यापारी का हम पंजीयन कर रहे हैं क्या वह व्यापारी वस्तुओं की सप्लाई कर रहा है या सेवाओं की सप्लाई कर रहा है। इसके आधार पर हम लोग टैली में सेटअप जमाएंगे। तो अब इसके बाद में अपनी स्क्रीन आपको देता हूं ताकि हम लोग कंपनी का सेटअप कर पाए। चलिए अब जीएसटी को हम टैली में समझते हैं। हमारे सामने एक कंपनी इन्फो की स्क्रीन, हमने एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी का नाम दे रहे हैं हम दुष्यंत कुमार एंड कंपनी। हमने दुष्यंत कुमार एंड कंपनी नाम दिया, एड्रेस डाला, कंट्री डाले, स्टेट डाले। अब यहाँ पर स्टेट डालना आपका जरूरी हो गया है क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है कि आपका रजिस्टर्ड कार्यालय कहाँ पर है। पिन कोड वगैरह डाल दीजिए, ईमेल आईडी वगैरह डाल दीजिए। फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम ये हम डाल दे रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट 1/4/2020 को आ रही, और वैसे भी हम लोग 2020 के अंतिम चरण में है। तो अभी फिलहाल में फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ले रहा हूँ और बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2020 ईस्वी ले रहा हूँ। कंट्रोल ए द्वारा इस स्क्रीन को मैं सेव कर लेता हूँ। अब मेरे सामने यहाँ देखेंगे कि कंपनी क्रिएट हो गई है। इस कंपनी में हमको जीएसटी को इनेबल करना है। इसके लिए आप सबसे पहले चलेंगे यहाँ पर F11 फीचर्स में। मैं F11 फीचर्स पे चलता हूँ। यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखिए स्टेचरी एंड टैक्सेशन दिया हुआ, F3 को आप प्रेस कीजिए। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल जीएसटी एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको हम यस कर लेते हैं और इंटर करते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको आपको यस करना है। जैसे ही आप इसको यस करते हैं तो
तो आपके सामने एक नया पॉपअप विंडो आ जाता है जो पूछता है कि आपका जीएसटी डिटेल किस स्टेट का है। जब आपने कंपनी बनाई थी तब आपने चयन किया था मध्य प्रदेश, इसलिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मध्य प्रदेश आया। यदि आपकी कंपनी किसी अन्य राज्य में है तो आप वहाँ पर स्टेट का चयन कर लीजिए। फिर रजिस्ट्रेशन टाइप, दो प्रकार के रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी, कंपोजिशन और रेगुलर, और तीसरा हमने इसमें कुछ देखे थे ऐच्छिक पंजीयन। तो पंजीयन का प्रकार होता है, लेकिन दो तरीके से करवा पाएंगे व्यक्ति, या तो रेगुलर होगा या कंपोजिशन होगा। तो अभी हम उसको लेके चल रहे हैं कंपोजिशन, उसको रेगुलर लेके चल रहे हैं। फिर पूछता है एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, क्या जो करदाता वो अन्य क्षेत्र का है? यदि अन्य क्षेत्र का तो यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, जीएसटी कब से लागू हो रहा है? हमने अपनी कंपनी ही 1 अप्रैल 2020 को बनाई और जीएसटी भी उस डेट पे हम लागू करेंगे। मान लेते हैं कि हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उसकी बाद की डेट का लिया है, तो यहाँ पे हम उसकी बाद की डेट डालेंगे। मान लेते हैं हमने रजिस्ट्रेशन 1/5 को कराया है, तो अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया 1/5 से, अब हमको इनपुट क्रेडिट 1/5 के बाद ही मिलेगा। फिर आता है जीएसटी आई एन अपनी यूआईएन नंबर, यहाँ पर आप अपने 15 अंकों के जीएसटी आई एन नंबर को दर्ज कीजिए। इसके 2 अंक स्टेट को दिखाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के लिए 23। इसके बाद होता है आपका पैन कार्ड का नंबर 10 अंकों का है। उसके बाद व्यवसाय का क्षेत्र डाला जाता है और एक लास्ट अंक होता है कोई टेक्निकल संबंधी, आपकी कितनी इकाई है। तो ये मैंने इस प्रकार से 5 अंकों का अपना डिटेल भी डाल दिया और उसको एंटर कर लेता हूँ। ये बताता है वेरीफाई द कंपनी जीएसटीआईएन नंबर, जीएसटीआईएन नंबर कंफर्म कर लीजिए। तो चूंकि अभी एग्जांपल है इसलिए मैंने ऐसा ही एक एग्जांपल डाला है, इसलिए वेरीफाई नहीं होगा। यदि आपका पंजीकृत व्यापारी है तो यह ऑनलाइन इसको वेरीफाई कर लेता है। फिर अगली बात जो होती है कि पेरियोडिसिटी ऑफ द जीएसटीआर 1, आप जीएसटीआर 1 को कैसे सबमिट करना चाहते हैं, मंथली या क्वार्टरली, उसके आधार पर रिपोर्ट हमें तैयार मिलेगी। तो अभी फिलहाल में हम इसको मंथली लेके चलते हैं। फिर पूछता है ई वे बिल एप्लीकेबल, क्या आप ई वे बिल को भी एप्लीकेबल कर रहे हैं? यदि यस कर रहे हैं तो यस कीजिए। तो फिर बता देता है एप्लीकेबल फ्रॉम है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, इनवाइस वैल्यू कितनी है। इसके बाद में बाकी की चीज़ें हम देख लेते हैं। तो एप्लीकेबल कब से होगा? ये जब हमने कंपनी बनाई है तो 1/5 से होगा। तो थ्रेशोल्ड लिमिट कैसे होंगी? इनवाइस वैल्यू है, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट गुड्स वैल्यू, टैक्सेबल गुड्स वैल्यू, ये 3 विकल्प हमारे सामने मिलते हैं। अभी हम प्रथम का चयन कर लेते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट बनाएंगे ये 50,000 की। एप्लीकेबल फॉर इंटरस्टेट यस, थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000। ये ऑप्शन तभी आते हैं जब आप ई बिल की फैसिलिटी लेते हैं। अदरवाइज यदि आप ई वे बिल को नो कर देंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपके बंद हो जाएंगे। फिर आता है एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीप्ट। तो यदि आप एडवांस में कोई चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं, किसी से भुगतान प्राप्त कर लेते हैं, तो उस दशा में यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी होंगी, इसको हम आगे देखेंगे। एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, इसको भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसमें मेरा एक पूरा वीडियो रहेगा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को आप जीएसटी में कैसे लागू करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, आप यहाँ पर जीएसटी रेट डिटेल को चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि जीएसटी को हम अपनी कंपनी में कंपनी लेवल पर, गुड्स के ग्रुप लेवल पर, उसके बाद स्टॉक आइटम पर, सौदों के समय, ऐसे अलग अलग स्तरों पर लागू कर सकते हैं। तो ये उसके बारे में है, सेट अल्टर रेट जीएसटी। तो जब हम अभी तो कंपनी बना के जीएसटी को इनेबल करना सीख लेते हैं, और यदि यहाँ पे कोई परिवर्तन होगा तो हम इसे अगले वीडियो में इसको समझाएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर चेंज करके जीएसटी को कंपनी लेवल पे लागू कर सकते हैं। फिर है इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, आप क्या क्लासिफिकेशन को लागू करना चाहते हैं। और प्रोवाइड बॉन्ड डिटेल्स, यदि कोई होगा तो उसको आप यस कर दीजिए, यदि नहीं है तो नो कर दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। और इस स्क्रीन को कंट्रोल ए द्वारा आपको सेव करना है, इसका मतलब आपने जीएसटी को इस कंपनी के लिए इनेबल कर लिया है।
तो ये था हमारा रेगुलर बिजनेस के लिए हमने अभी जीएसटी को इनेबल किया है। Alt F3 से मैं एक नई कंपनी का चयन कर लेता हूँ। सेलेक्ट कंपनी में मेरे पास पहले से एक कंपनी बनी हुई मनी गुरु, इस मनी गुरु का मैंने चयन कर लिया। मनी गुरु का चयन करने के बाद अब मैं चलता हूँ F3 पर, स्केप करके मैं चलता हूँ F11 F3। यहाँ पे सेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को इनेबल करना है, मैं यस कर देता हूँ। ये पूछता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यस। यस करने के बाद हम स्टेट का चयन करते हैं कि जब मैंने कंपनी बनाया था इस कंपनी में स्टेट का चयन नहीं किया था, मैंने स्केप कर गया था। अब यहाँ पे जब मैं जीएसटी को इनेबल कर रहा हूँ तो वो मेरा पूछ रहा है कि व्यापार का रजिस्टर्ड स्थान किस राज्य में स्थित है। मैंने MAD का चयन किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट छोटी हो गई, मध्य प्रदेश का चयन किया मैंने, एंटर करता हूं। अब आता है रेगुलर। तो इसके पहले हमने देखा जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हमने रेगुलर के आधार पे किया था, अब हम ले रहे हैं इसको कंपोजिशन स्कीम के तहत। वी हैव चेंज द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम रेगुलर टू कंपोजिशन। यदि कोई आपको हेल्प हो तो जरूरत है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, हम नो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने कंपोजिशन का विकल्प चुन लिया। अब यहाँ पर विकल्प आ रहा है जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम। हमारी कंपनी 1/4/20 को बनी थी और हमारा जीएसटी एप्लीकेबल भी 1/4/20 को हो रहा है, क्योंकि हमने 1/4/20,000 कोई कंपोजिशन स्कीम ले ली थी। यदि आपने कंपोजिशन स्कीम किसी बात की तिथि में ली तो वो बात की तिथि को यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। GSTIN UIN नंबर में आप 23 के अंक की शुरुआत के साथ में अपना GST नंबर डालेंगे जो 15 अंकों का होगा। मैं इसको स्केप करके आगे बढ़ता हूँ। टैक्स रेट फॉर टैक्सेबल टर्नओवर, तो जो भी आपका टर्नओवर होगा उस पर 1% टैक्स लगने वाला है 1 अप्रैल 2000 से। बेसिस ऑफ टैक्स कैलकुलेशन, ये दो प्रकार के ऑप्शन हमारे सामने हैं, टैक्सेबल एग्जम्प्ट एंड निल रिलेटेड वैल्यूज। दूसरा है टैक्सेबल वैल्यूज, तो हमें भी टैक्सेबल वैल्यूज लेके चल रहे हैं। एप्लीकेबल फॉर जीएसटी CMP 08 दिया हुआ है। ई बिल एप्लीकेबल है तो आपकी उसको यस कीजिए। यदि आप ई वे बिल का उपयोग नहीं कर रहे तो उसको नो कीजिए। इनेबल टैक्स रेट फॉर परचेज के लिए यदि आप चाहते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए, तो उसको यस कीजिए, अदरवाइज आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और अब आप फिर वापस पहुंच गए हैं F11 F3 पर। यहाँ पर कंट्रोल A के द्वारा आप सेव कर लीजिए। तो अब आपने देखा कि आपने दूसरी कंपनी में कंपोजिशन स्कीम को इनेबल कर दिया है, जीएसटी को इनेबल कर दिया है। तो आज हमने देखा कि हमने दो कंपनियां ली, एक कंपनी हमने नई बनाई, उस नई कंपनी में हमने रेगुलर बेसिस पे जीएसटी को इनेबल किया। फिर एक दूसरी कंपनी थी जो पहले से निर्मित थी, उस पुरानी कंपनी में हमने जीएसटी को इनेबल किया कंपोजिशन डीलर के लिए। तो दो तरीके से हम कंपोजिशन कर सकते हैं। दो प्रकार के डीलर होते हैं, हमने दोनों प्रकार के डीलर के लिए रेगुलर और कंपोजिशन को इनेबल करना सीखा। अगले सेशन में हम बताएंगे कि जीएसटी में विभिन्न प्रकार के खाते कौन से खोले जाते हैं, टैक्स का कैलकुलेशन कैसा होता है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि जीएसटी को हम किस तरीके से इनेबल कर सकते हैं।